माई सेल्फ भरत कुर्सेजा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था 11th क्लास का केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर हमारा जो आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो टॉपिक है बेटा मोल कंसेप्ट। मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि हम हमारा जो टॉपिक है वो कौन से स्टार्ट करेंगे, अब मोल कंसेप्ट। तो बेटा ये मोल कंसेप्ट टॉपिक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। क्यों? अगर मैं बात करूं 11th क्लास की केमिस्ट्री की, तो अब मेन रूप से मेनली आपकी जो केमिस्ट्री 11th क्लास की वो इसी टॉपिक से स्टार्ट हो रही है बच्चों। क्योंकि अब तक जो आपने पढ़ा एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर वगैरह, मोलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब तो बेटा पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं। हालांकि वो रिवाइज करना जरूरी था तो मैंने आपको करा दिया, लेकिन अब मेनली जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है या 11th क्लास की जो केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है बच्चों, वो इसी टॉपिक से स्टार्ट हो रही है और ये कई जगह आपको काम आने वाला है मोल कंसेप्ट। तो अपना पूरा ध्यान यहां रखना बच्चों और बड़े अच्छे से समझना। स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हमारा मोल कंसेप्ट। देखो बच्चों, मोल कंसेप्ट क्या होता है? मोल कंसेप्ट क्या होता है बच्चों? जो मोल कंसेप्ट है वो मोल कंसेप्ट जो है मास ऑफ द सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के मास और किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में रिलेशन को बताता है। यानी मैं कह दूं कि ये एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम क्या होता है कि एक प्लेस को दूसरे प्लेस से जोड़ने का आपस में काम होता है, ठीक है ना। तो वही ये काम कर रहा है मोल कंसेप्ट। वो मोल कंसेप्ट जो है मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस के मास को और नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि प्रेजेंट हैं उस सब्सटेंस में, उसके साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जब भी हम सब्सटेंस के मास की बात करते हैं तो सब्सटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। हम यहाँ प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। एक हमारा एलिमेंट होता है बच्चों और एक हमारा क्या होता है, कंपाउंड होता है। एक हमारा एलिमेंट होता है और एक हमारा क्या होता है बच्चों, कंपाउंड होता है जब भी हम सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो या तो हमारा एलिमेंट का मास निकलेगा या तो हमारा कंपाउंड का मास निकलेगा, जैसा भी सब्सटेंस हमें दिया जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो, जब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूंगा जो कि प्रेजेंट है सब्सटेंस के अंदर, तो देखो आप जब एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स की बात करेंगे तो एलिमेंट किन पार्टिकल से बनता है? एटम से बनता है। एटम से बनता है कि नहीं बनता? तो मैं एटम के लिए जब भी पार्टिकल्स के नंबर निकालूंगा तो मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालूंगा। यानी जब भी मैं एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूंगा तो मैं किसके नंबर्स निकालूंगा? मैं एटम के नंबर निकालूंगा, क्योंकि एलिमेंट किससे बना है? एटम से बना है। और जब भी मैं कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स की बात करूंगा तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। क्लियर है बच्चों? अब देखो, मोल कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे? मोल कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले मोल और मास ऑफ द सब्सटेंस के बीच रिलेशन निकालेंगे। उसके बाद हम मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंस के अंदर उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। पहले हम इन दोनों का रिलेशन आपस में निकालेंगे, फिर हम इन दोनों का रिलेशन आपस में निकालेंगे। तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ जब रिलेशन हो जाएगा तो फिर हम इन दोनों का आपस में रिलेशन बताएंगे। जैसे आप मान लो कि A बराबर, ये A है, ये B है, ये C है। A बराबर B है और B बराबर C है, तो A बराबर C होगा कि नहीं होगा? मैथ्स में पढ़ते हैं ना आप लोग, ऐसे अपन करने वाले हैं। अब देखो बच्चों, जो मोल है और जो मास ऑफ द सब्सटेंस है उसके बीच में क्या रिलेशन है? जो मोल है और जो मास ऑफ द सब्सटेंस है उसके बीच में क्या रिलेशन है? हम अपनी जो पिछली क्लास है, जो हमारा पिछला लेक्चर था, उसमें हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मासेस पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। और उसके अंदर हमने देखा था कि किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल के मास को हम
यूनिट में यानी यूनिफाइड में एमयू में जो है वो एक्सप्रेस ना करके किसमें एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो जो ग्राम हो जाता है वो 1 मोल का मास होता है। किसका होता है? 1 मोल का मास होता है किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल के। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हाइड्रोजन के एक एटम के लिए, एक एटम का, हाइड्रोजन के एक एटम का आपने क्या निकाला था? मास निकाला था। तो कितना आया था? 1 यूनिट आया था कि नहीं आया था? या 1 AMU के लिए आप, एक ही बात है। लेकिन जब हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट किया था, मैंने आपसे बोला था 1 यूनिट को आप 1 ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो जब आपने 1 ग्राम में कन्वर्ट किया था, तो 1 ग्राम में कन्वर्ट किया था तो मैंने आपसे बोला था कि अब जो ये 1 ग्राम है वो हाइड्रोजन के एक एटम का मास नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन के 1 मोल एटम्स का मास है। हाइड्रोजन के 1 मोल एटम का मास है। यानी अब ये जो होगा 1 ग्राम वो क्या होगा? हाइड्रोजन के 1 मोल एटम्स का मास होगा। हाइड्रोजन के 1 मोल एटम का मास होगा। और किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के 1 मोल का जो मास होगा वही उसका मोलर मास कहलाएगा। वही उसका क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाएगा। हालांकि मोलर मास अभी आगे पढ़ने वाले हम, लेकिन मैं यहां पे भी थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें हम किसकी? H2O की। किसकी बात करें? H2O की। कंपाउंड ले लिया एक H2O, और H2O कंपाउंड के अंदर हमने एक H2O का मॉलिक्यूल लिया। हम जानते हैं कि H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसका कुल वेट हमारा आया था 18 यूनिट। आया था नहीं आया था? 18 यूनिट, 18 AMU। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट किया था? फिर ग्राम में कन्वर्ट किया था। किस में कन्वर्ट किया था बच्चों? ग्राम में। तो ये जो मैंने अब ग्राम में कन्वर्ट किया, ये अब H2O के 1 मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये किसका मास है? H2O के 1 मोल मॉलिक्यूल का। किसका? H2O के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है कितना? 18 ग्राम। यानी अब मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन के अगर 1 ग्राम है, हाइड्रोजन का अगर 1 ग्राम है तो उसमें कितने मोल प्रेजेंट होंगे? 1 मोल प्रेजेंट होगा। अगर हाइड्रोजन के 2 ग्राम है तो उसमें कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे। यानी मास और मोल के बीच, किसी भी सब्सटेंस के मास और मोल के बीच रिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। और अब मैं बोलूं कि यहां पे 18 ग्राम की जगह अगर 18 ग्राम हमारा H2O है तो मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल है किसके? H2O के। 1 मोल मॉलिक्यूल है किसके? H2O के। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके? अगर मैं बात करूं 36 ग्राम, अगर मैं बात करूं किसकी? 36 ग्राम H2O की, मैं 36 ग्राम H2O मॉलिक्यूल की बात करूं तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इसके अंदर 2 मोल मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट है किसके? 2 मोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसके? H2O के। 2 मोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसके? H2O के। यानी 1 ग्राम के अंदर आपके 1 मोल H2O के एटम प्रेजेंट थे। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में आपके 2 मोल ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे ही 1 मोल 18 ग्राम H2O में आपके 1 मोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे किसके? H2O के। ऐसे ही आपके 36 ग्राम H2O में कितने? 2 मोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे किसके? H2O के। तो समझ गए आप मोल कंसेप्ट के बीच, मोल और मास ऑफ द सब्सटेंस के बीच रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब हम रिलेशन लेंगे किसके बीच? अब हम रिलेशन लेने वाले हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल कंसेप्ट के बीच। यानी जो मोल कंसेप्ट है उसके अंदर
मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर जो एटम या मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कितने एटम या मॉलिक्यूल हैं उसका मोल के साथ हम रिलेशन बताने वाले हैं, उसका मोल के साथ हम रिलेशन बताने वाले हैं। तो बच्चों मैंने पिछली क्लास में आपको एक बात बताई थी कि 1 मोल का मतलब क्या है। 1 मोल का मतलब है कि जैसे मैं बोलूं 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब है कि इसके अंदर अब हाइड्रोजन का एक एटम नहीं है, 1 मोल एटम है। 1 मोल एटम का मतलब होता है कि 1 मोल में कितनी डिजिट हो जाती है, 1.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, मैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन के, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम प्रेजेंट होंगे किसके, हाइड्रोजन के। क्लियर है बच्चों। ऐसे में बोलूं आपसे कि 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने एटम आएंगे, तो 1 मोल में कितने एटम आ रहे हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम आ रहे हैं, ठीक है, किसमें, 1 मोल में हाइड्रोजन एटम के। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो 2 मोल में हमारे इतने एटम हो जाएंगे, 2 मोल हाइड्रोजन एटम के अंदर जो है इतने सारे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल में भी मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल के अंदर अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल जैसे हाइड्रोजन है, तो 1 मोल जैसे H2O है, तो 1 मोल H2O के अंदर H2O के कितने मॉलिक्यूल आएंगे, वही 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आपके क्या आने वाले बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यानी आपके 1 मोल H2O के अंदर, आपके 1 मोल H2O के अंदर कितने, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे किसके, H2O के। ऐसे ही मैं बात करूं बेटा किसकी, मैं बात करूं 2 मोल H2O की, तो 2 मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, जब 1 मोल H2O में, जब 1 मोल H2O में मेरे कितने थे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो मैं निकाल रहा हूं अब 2 मोल H2O के लिए, तो मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, तो मेरा जो भी आंसर आएगा, ठीक है, यानी मेरे इतने जो हैं मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, 2 मोल H2O के अंदर। तो क्लियर है बच्चों, तो ये हमारा हो गया मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी या तो एटम या मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल में कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये उसके बीच रिलेशन हो गया। अब सर ये मोल कंसेप्ट क्या बताता है, मैंने आपसे बोला था, मैंने मोल का सब्सटेंस के साथ, मास ऑफ द सब्सटेंस के साथ रिलेशन निकलवा दिया। अब मैंने मोल का आपको नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंस के अंदर उसके साथ रिलेशन बता दिया। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन बताना है, मतलब अगर मेरे पास किसी भी सब्सटेंस का मास है तो मैं उसके अंदर प्रेजेंट जो है पार्टिकल्स की संख्या को बता सकता हूं, और अगर मेरे पास पार्टिकल्स की संख्या है तो मैं उस सब्सटेंस का मास बता सकता हूं। यानी अगर मेरे पास किसी एलिमेंट का मास है तो मैं उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स की संख्या बता सकता हूं, या अगर मेरे पास कंपाउंड का मास है किसी, तो मैं उसके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या को बता सकता हूं। और अगर मेरे पास
एटम्स की संख्या पता है किसी सब्सटेंस के अंदर, तो मैं एलिमेंट के मास के बारे में बता सकता हूं। और अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स की संख्या पता है या मॉलिक्यूल्स के नंबर पता है, तो मैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो कंपाउंड है उसका मास बता सकता हूं। क्लियर है बच्चों? जैसे मेरे पास है क्या, मेरे पास क्या है, मेरे पास है जैसे 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो मेरे को बताना है कि इसके अंदर कितने सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो मेरे को पता है कि इसके अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो मेरे को पता है 2 ग्राम हाइड्रोजन है। क्लियर है? अब 2 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। अब 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो मेरे को पता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम आते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम आते हैं। मेरे को 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए निकालना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम है, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्लियर है बच्चों? या मेरे को दे दिया जाएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मेरे को दे दिए हाइड्रोजन एटम। मेरे को क्या दे दिए? हाइड्रोजन एटम। अब मेरे से पूछा इसका क्या बताओ, मास बताओ। इसका क्या बताओ? मास बताओ। तो मेरे को पता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम होते हैं। तो मैं इस 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं उसका डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर वापस, 2 ग्राम हाइड्रोजन। यानी अगर मेरे पास किसी सब्सटेंस का मास है तो मैं उसके अंदर पार्टिकल्स की संख्या बता सकता हूं, और अगर मेरे पास किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स का पता है तो मैं उसके अंदर उसका मास बता सकता हूं। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही अगर आप बात करें किसकी, मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल के अंदर भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप? देखो, जैसे आपने ले लिया 2 ग्राम H2O, 2 ग्राम H2O। अब 2 ग्राम H2O के अंदर मुझे निकालना है क्या, पार्टिकल्स की संख्या, यानी इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो मेरे को पता है कि 1 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब मैं एक बात आपको बता देता हूं बेटा, यहां पे आप 23 ले लो या 22 ले लो, बात एक ही है ना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है ना। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे 2 बताया था, 2 ले लो, 6.022 ले लो या 6.023 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, वो एक ही बात है। अब देखो, ये क्योंकि वो राउंडिंग ऑफ के बाद 2 हो जाता है, क्लियर है, या 2 हो जाता है, उससे फर्क पड़ता है, राउंडिंग ऑफ अपन पढ़ चुके हैं। तो 2 ग्राम H2O के अंदर मेरे को बताने पार्टिकल्स, तो 1 ग्राम H2O में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 2 ग्राम के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 ग्राम H2O के अंदर जो भी मेरे मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लेना यार, है, मल्टीप्लाई थोड़ी मैं बताऊंगा, वो तो आपको आता ही होगा, है ना, तो आप करके देखना, ठीक है। अब देखो, उसके बाद अगर मेरे पास कितने 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? H2O के। किसके? H2O के। और मेरे को क्या बताना है? मेरे को बताना है कि इसका मास क्या होगा। मेरे को क्या बताना है? इसका मास क्या होगा, ठीक है। सॉरी, यहां पे आप 18 ग्राम लेना, यहां पे आप 18 ग्राम लेना, क्योंकि H2O तो आप जानते हैं ना कि H2O का तो मास क्या होता है, 18 होता है, तो यहां भी 18 आएगा, तो ये भी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो H2O का तो हम जानते हैं मास क्या होता है, तो 18 लेना पड़ेगा। तो 18 ग्राम H2O के अंदर इतने सारे जो है मेरे क्या है, 18 ग्राम, सॉरी 18 ग्राम नहीं, 18 ग्राम में तो आपके इतने सारे प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स। भाई 18 ग्राम होता है ना H2O का मास, तो 18 ग्राम में तो आपके इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है।
तो हम निकालेंगे किसके लिए, हम निकालेंगे 36 ग्राम के लिए। तो 36 ग्राम के लिए निकालने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। भाई जब 18 ग्राम H2O में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो 36 ग्राम यानी उसका डबल हो जाएगा। तो उसका डबल करेंगे तो यहां भी अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा ये हमारे पार्टिकल्स की संख्या दे दी। अब ये पार्टिकल्स की संख्या दी है, मॉलिक्यूल्स की संख्या दी है, और हमें बताना है कि इसमें कितने, इसका मास कितना होगा। ये हमें मॉलिक्यूल दिए हैं H2O के, हमें इसका क्या बताना है, मास बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 जो है हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसमें, H2O में। ठीक है, तो हम इसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम इसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे, इस पे 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 में। ठीक है, किसका, 36 का डिवाइड कर देंगे, किसका, 36 का। तो हमारे क्या है, H2O के अंदर जो मास है H2O का वो आ जाएगा कितना, मतलब यहां पे हम किससे डिवाइड करेंगे, इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 को हम इसी से करेंगे, सॉरी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 2 मोल, 2 मोल आंसर आएगा। तो 2 मोल का कितना ग्राम हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा, किसका, H2O का। क्लियर है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखें एक बार। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। अ मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इसको आप रीडिंग करें पहले एक बार। अ मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, अमाउंट होता है। दैट कंटेन्स एन मेनी एंटिटीज, जिसमें कई सारी एंटिटीज होती हैं, जैसे एटम होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, और अदर पार्टिकल्स। अदर पार्टिकल्स से मतलब आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, एस देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप, कि जैसे कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम का जो क्या होता है, मास होता है, वही 1 मोल एटम के अंदर अमाउंट प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो अब जो है इन SI यूनिट्स, अब क्या लेंगे हम, SI यूनिट। इन SI यूनिट्स वी रिप्रेजेंट मोल बाय सिंबल मोल। SI यूनिट के अंदर हम जो है मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट कौन सी लेते हैं हम, MOL मोल लेते हैं। क्लियर है। अब देखो, इट मे बी एम्फेसाइज्ड दैट द मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज, मतलब जो मोल होता है सब्सटेंस का वो हमेशा कंटेन करता है सेम नंबर की एंटिटीज को, नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस में बी। इससे कोई मतलब नहीं कि मैटर क्या है। कहने का मतलब हम बोले कि एक मोल में कितने एटम हैं, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम है। एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मैटर, मतलब वो सब्सटेंस कौन सा है। क्लियर है बच्चों। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रीशियसली, और इस नंबर को डिटरमाइन करने के लिए द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम वाज डिटरमाइंड, जो मास जो है कार्बन 12 एटम का वो डिटरमाइन किया गया बाय अ मास स्पेक्ट्रोमीटर, एक मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू, एंड फाउंड टू बी इक्वल टू, और उसे किसके इक्वल माना गया, जो मास है कार्बन 12 एटम का के 12 ग्राम का मास वो ये है, दैट 1 मोल ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम, ये क्या है, 1 मोल है कार्बन 12 ग्राम का, ठीक है, उसके इक्वल है। तो जो नंबर है, जो एटम जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो कैसे निकलेंगे, तो ये 12 ग्राम जो होता है कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास है, उसके अंदर हम उसका जो 1 मोल में प्रेजेंट जो मास है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी इसमें कितने जो है एटम प्रेजेंट होंगे कार्बन के, 6.0221367 इंटू 10 की पावर 23 एटम
प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इन ए सिंपल वे, अगर सिंपल तरीके से हम बात करें, वी कैन से दैट मोल हैज 6.0221367 into 10⁻23 एंटिटीज। यानी हम कह सकते हैं कि एक मोल में इतनी एंटिटीज होती है, यानी इतने या तो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं या आयंस होते हैं। क्लियर है बच्चों? उसके बाद द नंबर ऑफ एंटिटीज इन वन मोल इज सो इंपॉर्टेंट। जो नंबर ऑफ एंटिटीज होती है वन मोल में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज गिवन एज सेपरेट नेम, और उसको एक सेपरेट नेम भी दिया जाता है, ठीक है, या सिंबल दिया जाता है जिसको हम आवोगाद्रो कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आवोगाद्रो कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम Na से शो करते हैं, आवोगाद्रो कांस्टेंट Na, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वी कैन देयरफॉर से दैट, हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर इतने एटम प्रेजेंट होंगे, या 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के अंदर इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, या 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर इतने सारे जो है फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होंगे सोडियम क्लोराइड के। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। अब देखो, मैंने बोला था आपसे हम मोलर मासेस भी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चों? मोलर मासेस भी पढ़ने वाले। अब मोलर मासेस क्या होता है बच्चों? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, जो मास होता है सब्सटेंस के 1 मोल का। मैंने आपसे बोला था किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा, किसमें? ग्राम्स में। किसमें? ग्राम्स में। वही आपका क्या कहलाएगा? उस सब्सटेंस का मोलर मास कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? उस सब्सटेंस का मोलर मास कहलाएगा। जैसे मोलर मास अगर वाटर की बात करें तो वाटर के 1 मोल का कितना मास होता है? 18.02 ग्राम मोल इनवर्स। तो यही इसका क्या हो जाएगा? वाटर का मोलर मास हो जाएगा। ऐसे ही मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का मोलर मास आप जानते हैं 58.5 ग्राम, यानी सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में इतना ग्राम मास होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला टू गेट मोल्स आर फॉलोइंग, मतलब मोल्स को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उनको भी पढ़ने वाले हैं हम, बिल्कुल पढ़ेंगे। देखो, नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालेंगे? जैसे हमें किसी सब्सटेंस का क्या दिया जाए? वेट दे दिया जाए। किसी भी सब्सटेंस का क्या दिया जाए? वेट दे दिया जाए। तो उस वेट में हम उस सब्सटेंस का जो मोलर मास है उसका डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास उसके अंदर प्रेजेंट क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे मान लो हमसे पूछा कि 36 ग्राम H2O के अंदर कितने मोल प्रेजेंट होंगे, तो 36 ग्राम दिया हमें, ठीक है। अब 36 ग्राम हमें क्या दिया? वेट दिया H2O का। हमसे पूछा कि इसके अंदर H2O के कितने मोल प्रेजेंट होंगे, तो हम जो है हम जानते हैं कि H2O के 1 मोल का मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है। तो 18 से डिवाइड करते ही 2 आंसर आ जाएगा, यानी 36 ग्राम H2O में H2O के कितने मोल प्रेजेंट होंगे? 2 मोल। कितने मोल प्रेजेंट होंगे बच्चों? 2 मोल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेहर मोलर मास, जहां मोलर मास को आप ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। जहां आप मोलर मास को क्या कह सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं, या आप इसको ग्राम मोलिक्यूलर मास क्या कह सकते हैं बच्चों? ग्राम मोलिक्यूलर मास। ग्राम मोलिक्यूलर मास, ठीक है। या आप इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? और ग्राम आयनिक मास, या आप क्या कह सकते हैं इसको? ग्राम आयनिक मास। भाई एटम का मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास,
मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास, और आयंस का मास निकालेंगे तो आयनिक मास। ठीक है, अब अगला देखिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है लेकिन आपको सब्सटेंस किस में दिया है, लीटर में, तो लीटर में जो सब्सटेंस दिया है वो अपॉन 22.4 का आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 लीटर किसके के अंदर 22 मतलब 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर प्रेजेंट होता है। तो वेयर V, जहां V आपका वॉल्यूम है गैस का, ठीक है, किसमें, लीटर में, किस पर, एनटीपी पर, किस पर बच्चों, एनटीपी पर या एसटीपी पर। क्लियर है बच्चों। अब देखो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमको। तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमको नंबर ऑफ एटम पता हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो, ठीक है, नंबर ऑफ एटम पता हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता हो, तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम। ये आपका n जो है या तो नंबर ऑफ एटम होगा या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, तो इसको हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स नाम दे दिया। Na आप जानते ही अवोगाद्रो नंबर। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम पता है तो आप उसमें अवोगाद्रो नंबर का डिवाइड करके उसमें प्रेजेंट मोल बता सकते हैं। और अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो आप उसमें प्रेजेंट मोल बता सकते हैं, उसमें अवोगाद्रो नंबर का डिवाइड करके। क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन करेंगे, है ना, 8 एनटीपी पर फाइंड द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय 12.04 into 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल। यानी इतने H2O मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाई वॉल्यूम को आपको बताना है किस पर, एनटीपी पर। ठीक है बच्चों। अब देखो 1 मोल H2 में 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, 2 ग्राम H2 कहेंगे। 2 ग्राम इसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ H2 के दो एटम है, कितने, 2 हैं, मतलब 2 मोल H2 है ना। तो यहाँ पे इसका 2 ग्राम हो जाएगा मास। कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम हो जाएगा। अब देखो 8 एनटीपी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय 6.023 into 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। मैंने आपको अभी बताया था नहीं बताया था। तो एनटीपी पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाएगा 12.04 into 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल के थ्रू, वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 22.4। भाई अगर एक के लिए हम निकालें, ये तो इसके थ्रू है, अगर मान लो एक के लिए निकाल रहे हैं तो एक H2 मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये 22.4 में आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसका, 6.02 into 10⁻23 का डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको किसके लिए निकालना है, 12.04 into 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स के लिए, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12.04 into 10⁻23 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। यानी 12.04 into 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, 44.8 लीटर। क्लियर है बच्चों। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम वाटर। कितने मोल्स जो है वाटर के प्रेजेंट होते हैं किसमें, 36 ग्राम वाटर में। मैंने बताया था 2 मोल प्रेजेंट होते हैं, अभी बताया था। क्यों, क्योंकि 1 मोल H2O का मतलब आपके इतने सारे H2O के मॉलिक्यूल, यानी आपके 18 ग्राम H2O। अब 18 ग्राम H2O का अंदर अगर 1 मोल है तो 36 ग्राम, भाई 1 ग्राम के लिए अगर आप निकालें इस लाइन से, तो 1 ग्राम H2O के अंदर 1/18 जो है वो मोल प्रेजेंट होंगे नहीं होंगे। तो 36 ग्राम H2O के लिए आप निकालेंगे तो 36 ग्राम H2O के लिए अगर आप निकालते हैं
कितने मोल प्रेजेंट होंगे, तो इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36 से। तो ये आप सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 मोल। यानी 36 ग्राम वाटर के अंदर H2O के कितने मोल प्रेजेंट होते हैं, 2 मोल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फाइंड मास ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के 2 मोल का, ऑक्सीजन के 2 मोल का मास निकालना है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इतने एटम होंगे और उसका इतना 16 ग्राम मास हो जाएगा। तो 2 मोल के अंदर अगर आपको निकालना है तो उसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 2 32 ग्राम ऑक्सीजन, यानी 2 मोल ऑक्सीजन के अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन, अब क्या करेंगे अपन, परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। देखो बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, देखो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड जो है एलिमेंट से बनेगा, मतलब बनेगा तो मॉलिक्यूल से, लेकिन वो मॉलिक्यूल भी किसी एलिमेंट से ही तो बना होगा। तो वो जो एलिमेंट है जिनसे क्या बना है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से क्या बना है, कंपाउंड। तो मेनली बात किसके करेंगे हम, एलिमेंट की। तो मेन रूप से तो एलिमेंट से ही बनता है ना, फिर एलिमेंट से ही बनता है ना फिर कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड को बनाने में जो एलिमेंट प्रेजेंट हुए हैं, तो किस एलिमेंट ने कितना अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, कितना योगदान दिया है, उसको निकालने के लिए आप किसका यूज करते हैं बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन का। किसका यूज करते हैं बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें किसकी, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का आपको मास परसेंट निकालना है, तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे, अभी देखेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन वाटर, वाटर के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, वाटर के अंदर 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक आपका हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है, आप भी जानते हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। अब देखो सबसे पहले तो हमें मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, चाहे हम हाइड्रोजन के लिए निकाले चाहे हम ऑक्सीजन के लिए निकाले परसेंटेज कंपोजिशन। तो मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है, 18 ग्राम मोल इनवर्स। यानी अब परसेंटेज कंपोजिशन अगर हम हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का मास, क्योंकि H2O के अंदर हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट होते हैं, तो उसका मास भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 के लिए तो 1 होगा, तो 2 के लिए 2 हो जाएगा। अपॉन मोलर मास कितना है, 18, तो 18 से डिवाइड करेंगे इनटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.11%। यानी हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन होता है वाटर के अंदर, 11.11%। ऐसे ही बात करें ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, और मोलर मास कितना होता है H2O का, 18 होता है। जब आप डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 100 करके, तो 88.88% आपका आंसर आएगा। यानी ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन होता है H2O के अंदर, 88.88% होता है। क्लियर है बच्चों। अब देखो फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन इथेनॉल, यहां पे इथेनॉल कर लेना, यानी आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है प्रत्येक एलिमेंट के लिए, किसमें, इथेनॉल में। अब इथेनॉल में 3 एलिमेंट है, एक आपका कार्बन हो जाएगा, एक आपका हाइड्रोजन हो जाएगा और एक आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप उसका मोलर मास निकालेंगे, तो मोलर मास कितना आएगा इसका, 46 ग्राम आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब मास परसेंट निकाल रहे हैं आप कार्बन का, तो कार्बन के लिए आप जानते हैं कार्बन के 2 एटम प्रेजेंट है, तो एक का होता है 12 मास, तो 2 का कितना हो जाएगा, 24, अपॉन मोलर मास कितना, 46, मल्टीप्लाई 100 करते आपका आंसर आ जाएगा 52.17%। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन का आप जानते हैं कितने एटम है, 6 एटम है, एक एटम का मास 1 है, तो 6 के लिए 6,
अपॉन 46 इंटू 100 करेंगे आप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन के लिए भी निकाल सकते हैं क्या, मास परसेंट, तो ये इनका मास परसेंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं अपन, एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है किसके लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है बच्चों, रिलेशन होता है, तो उसको पढ़ेंगे हम। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, जो किसी भी कंपाउंड है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं डिफरेंट टाइप के, उनके नंबर को क्या करता है, ये शो करता है, उनके नंबर को क्या करता है, ये शो करता है। जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है किसको, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को, किसके, जो कि एटम प्रेजेंट होते हैं किसमें, कंपाउंड के। तो यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला तो किसी भी कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर प्रेजेंट जो एटम है उनके रेशो को शो कर रहा है कि वो किस रेशो में प्रेजेंट है। जबकि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बता रहा है कि किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को बनाने में कितने अलग अलग तरह के कितने एटम्स का यूज किया गया है। क्लियर है? अभी देखो ज्यादा समझ में अभी आ जाएगा आपको। अब देखो इसके अंदर जो रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बीच, वो ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब देखो जहां n आपका क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर हो जाता है 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अब जैसे मैं बात करूं किसकी, H2O की, तो H2O की अगर मैं बात करूं तो H2O के लिए तो देखो जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो H2 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसके अंदर प्रेजेंट जो एटम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके रेशो की बात करूं तो दो आपके कितने H2O के अंदर दो आपके कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर प्रेजेंट जो एटम है उनका रेशो कितना हो जाएगा, 2:1। लेकिन अगर इसके लिए मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाऊं, ये तो आपका क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपका क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, H2O का। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, एम्पेरिकल फॉर्मूले की, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2O का या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इनके रेशो के अकॉर्डिंग होगा। यानी हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका H2O ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका रेशो क्यों है, 2:1 है। यानी H2O के लिए जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एम्पिरिकल फॉर्मूले के बिल्कुल सेम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, किसकी बात करूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन की भी 2 और ऑक्सीजन की भी 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। जब इनका रेशो निकालेंगे तो 1:1 आएगा। अब ये तो हो गया हाइड्रोजन के लिए क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर मैं इसके एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करूं, इसके में एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा HO। यहां पे लिख भी रखा है मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेशो 1:1 के रेशो में है, इसलिए यहाँ पे HO जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है बच्चों? अब इसके लिए अगर मेरे को N की वैल्यू निकालनी है
तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, या मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास भी बोल सकते हैं आप। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसके लिए? हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो एक एटम का मास होता है 1, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 32। इसी तरीके से अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन का एक ही एटम प्रेजेंट है तो 1, प्लस ऑक्सीजन का भी एक ही एटम प्रेजेंट है तो 16, ये हो जाएगा आपका 34/17। सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा आपका 2 आएगा। क्लियर है? ऐसे ही बात करें किसकी? ऐसे ही बात हम अब करेंगे किसकी? ग्लूकोज की। किसकी करेंगे बच्चों? ग्लूकोज है ना, गर्मी आ गई भैया, है ना। ग्लूकोन डी पीते हो नहीं पीते हो ना, पिया करो यार, है ना। ग्लूकोन डी पीना बहुत जरूरी है, ग्लूकोज बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब गर्मी है, गर्मी में ग्लूकोज बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि पसीना बहुत निकलता है शरीर से, है कि नहीं ये बात? इसलिए ग्लूकोज बहुत जरूरी है शरीर के लिए। क्या है? जरूरी है शरीर के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला किसको बताता है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रेजेंट जो एटम है उनके रेशो को बताता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का हम क्या निकाल रहे हैं? रेशो निकाल रहे हैं। तो कार्बन इसमें कितने 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इनका? 1:2:1। तो इससे हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो CH2O, ये हमारा क्या बन जाएगा? इसका ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला। और वही करेंगे आप, क्या करेंगे? एक कार्बन के लिए 6 कार्बन है, एक कार्बन का जो है मास कितना होता है 12, तो 6 × 12। ठीक है, हाइड्रोजन कितने आपके 12 है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 12 × 1। ठीक है, उसके बाद एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 6 ऑक्सीजन है तो 6 × 16 हो जाएगा। ये तो आपका क्या है? मॉलिक्यूलर मास। और ये आपका एम्पेरिकल मास निकलेगा। तो एम्पेरिकल मास एक कार्बन है तो 12 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक का मास कितना होता है 1 होता है, 2 के लिए 1 प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना 16। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6, यानी n इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो बच्चों, स्टिशियोमेट्रिक एंड स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टिशियोमेट्रिक क्या होती है और स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होता है? बच्चों मैंने आपको बताया था, जब मैंने इस चैप्टर को पहले दिन पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन दिया था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि स्टिशियोमेट्रिक क्या होता है। स्टिशियोमेट्रिक क्या होता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जिन भी कोफिशिएंट्स का यूज किया जाता है, वो स्टिशियोमेट्री होते हैं। अब ये केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो ये यहाँ पे कोफिशिएंट यूज हो रहे हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो आपके क्या हो जाएंगे? स्टिशियोमेट्री हो जाएंगे। वो आपके क्या हो जाएंगे? स्टिशियोमेट्री हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे बिल्कुल। अब देखो स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है? स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या बताती है? देखो जैसे अगर मैं बात करूं इस पूरी रिएक्शन की, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे 2 मोल जो है H2 के 1 मोल O2 से रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल H2O के बना रहे हैं। या मैं यूं कहूं कि 2 × 6.02 × 10⁻23 जो है H2 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक H2 में इतने मॉलिक्यूल होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2H2 के लिए मॉलिक्यूल्स आएंगे। वो इतने O2 मॉलिक्यूल से जो है क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं और 2 × 6.02 × 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। भाई एक H2O मॉलिक्यूल में इतने, एक H2O के मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल हैं,
तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 H2 के मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगा, मॉलिक्यूल की डिजिट। या इसको मैं Na से भी शो कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, तो Na की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, एवोगाड्रो नंबर मैंने बताया था आपको Na, ठीक है। या मैं अब बोलूं कि 4 ग्राम H2 32 ग्राम, भाई इसमें 4 ग्राम H2 आएगा कि नहीं आएगा, और इसमें 32 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा इसका मास। तो 4 ग्राम H2 32 ग्राम H2O से रिएक्ट करके इस पूरे का मास कितना आएगा 36 ग्राम, तो 36 ग्राम H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। या मैंने आपको बोला था कि 1 मोल में इतना का जो लीटर में जो है वॉल्यूम इतना होगा, तो 2 इंटू 22.4 लीटर H2 22.4 लीटर O2 से रिएक्ट करके 2 इंटू 22.4 लीटर H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये आपकी होती है स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन, जो ये बताती है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने मोल किस कंपाउंड के या एटम के या कितने लीटर किस कंपाउंड के या एटम के या एलिमेंट के आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपन। हाउ मच O2 एंड H2 रिक्वायर्ड टू फॉर्म 144 ग्राम H2O, यानी 144 ग्राम H2O बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन और H2 की रिक्वायरमेंट होती है, उसका मास बताना आपको। देखो आपको पता है कि जो 36 ग्राम H2O है, ठीक है, उसके अंदर O2 कितना प्रेजेंट होता है 32 ग्राम प्रेजेंट होता है नहीं होता। यहां आपने निकाला था अभी 2H2O आपका जो प्रोडक्ट बना था, तो 2H2O जो प्रोडक्ट बना था उसके अंदर ऑक्सीजन कितने थे 2 थे, तो इसका वेट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32 ग्राम आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही O2 अगर मैं बोलूं O2 इन 1 ग्राम H2O, तो 1 ग्राम H2O के लिए क्या आएगा, 1 ग्राम H2O के लिए अगर आप निकालें तो 32 में आपको 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, करेगा नहीं पड़ेगा, अब करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 144 ग्राम H2O के अंदर O2 की बात करूं, तो मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 144 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी मेरे 144 ग्राम H2O के अंदर, मेरे 144 ग्राम H2O के अंदर O2 के कितने 128 ग्राम प्रेजेंट है, यानी 128 ग्राम, तो इसमें मेरे केवल ऑक्सीजन है। ठीक है, अब मैं इसमें बात करूं किसकी H2 की, मैं किसकी बात करूं H2 की। तो अगर मैं बात कर रहा हूं H2 की, तो H2 जो है 36 ग्राम H2O के अंदर 4 ग्राम होता है, ये अभी मैंने बताया 2H2 आपका जो प्रोडक्ट बना, तो इसके अंदर आपके हाइड्रोजन कितने हैं 4 ग्राम है कि नहीं है ना। तो 36 ग्राम जो आपका H2O है पूरा, उसमें 4 ग्राम आपके किसके हैं H2 के हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम H2O में आपके 4/36 ग्राम H2 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे। तो 144 ग्राम में H2 बताना है, तो 4/36 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ग्राम H2 आपके आएगा कि नहीं आएगा। यानी 144 ग्राम में H2 कितना प्रेजेंट है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम तो आपका क्या है H2 है, 128 ग्राम आपका O2 है, कुल मिला के यानी 144 ग्राम आपका प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है? आज थोड़ी हमारी क्लास लंबी रहने वाली है, तो थोड़ा आप एनर्जी जरूर रखना, है ना, बिल्कुल, है ना, घबराना नहीं, थकना नहीं, क्योंकि आज हम हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड ऑफ O2 एंड H2 टू फॉर्म 8 NaH2O मॉलिक्यूल, यानी 8 NaH2O मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं O2 एंड H2 के।
तो मोलिक्यूल्स O2 ऑफ O2 इन 2 NaH2O, मतलब 2 NaH2O में कितने, एक Na आपका क्या होता है, O2 होता है। तो मोलिक्यूल्स ऑफ O2 इन 8 NaH2O, तो क्या करेंगे, Na/2Na इंटू 8Na आपको करना पड़ेगा, तो 4NaO2 आपका आ जाएगा। यानी आपके 8NaH2O के अंदर O2 के कितने मोलिक्यूल है, 4NaO2 मोलिक्यूल है। जबकि मैं बात करूं किसकी, मोलिक्यूल्स ऑफ H2 इन 2 NaH2O, 2 NaH2O में मोलिक्यूल्स की, तो 2 NaH2O में मोलिक्यूल्स कितने हैं, H2 के 2 हैं। लेकिन अगर मेरे को 8 NaH2O के अंदर H2O के मोलिक्यूल बनाने, तो 2Na/2Na मल्टीप्लाई 8Na करना पड़ेगा। तो 8 NaH2 मोलिक्यूल प्रेजेंट है किसमें, मेरे 8 NaH2O मोलिक्यूल में या कंपाउंड में। ठीक है, अब देखो आपका आता है लिमिटिंग रिएजेंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना, क्लियर है। अब लिमिटिंग रिएजेंट, द लिमिटिंग रिएजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन इज ए रिएक्टेंट। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। दैट इज टोटली कंज्यूम्ड, जो टोटली कंज्यूम्ड हो जाता है when the chemical reaction is completed, जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वो टोटली कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, the amount of product formed is limited by this reagent, जो अमाउंट बनता है प्रोडक्ट का वो जो है वो लिमिटेड हो जाता है इस रिएजेंट के थ्रू, इसलिए इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है। सिंस द रिएक्शन कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट इट, और जब ये टोटल किसमें कंज्यूम हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर, तो उसके बाद रिएक्शन बंद हो जाती है। तो जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती इसके बिना। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय दिस लिमिटिंग रिएजेंट, जो अमाउंट होता है प्रोडक्ट का वो कैलकुलेटेड होता है इस लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू। कैसे कैलकुलेट होता है देखेंगे हम। जो 42 ग्राम आपके डाई नाइट्रोजन है वो रिएक्ट कर रहे हैं किससे, 8 ग्राम हाइड्रोजन से। किससे, 8 ग्राम हाइड्रोजन से। और क्या बना रहे हैं, हमारा NH3 अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, देन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। तो लिमिटिंग रिएजेंट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट बताना है। तो अभी तो हमें यही नहीं पता कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें से कौन सा है कि नहीं है, और प्रोडक्ट की क्या हमें बताना है, क्वांटिटी को बताना है, लेकिन पता चल जाएगा अभी। ठीक है, अब जैसे 28 ग्राम N2 है आपके, 28 ग्राम N2 है, तो N2 का मास कितना आएगा, एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो दो नाइट्रोजन का 28 आएगा, नहीं आएगा। तो 28 ग्राम N2 रिएक्ट कर रहे हैं किससे, 6 ग्राम H2 से। यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 6 हाइड्रोजन का 6 ग्राम होगा, नहीं होगा। यानी 28 ग्राम N2 रिएक्ट कर रहे हैं 6 ग्राम H2 से। तो 1 ग्राम N2 रिएक्ट करेंगे, 1 ग्राम N2 रिएक्ट करेंगे, तो 1 ग्राम यानी 6/28 ग्राम H2 से। तो अब हमको किसके लिए निकालना है, 42 ग्राम N2 यानी डाई नाइट्रोजन के। तो 42 N2 रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के 6/28, 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 42, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 9 ग्राम H2। क्या आ जाएगा, 9 ग्राम H2। यानी 42 ग्राम N2 आपके रिएक्ट कर रहे हैं किससे, 9 ग्राम H2 से। किससे, 9 ग्राम H2 से। आगे बढ़े, फ्रॉम 6 ग्राम H2, 6 ग्राम H2 से आपका क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है। कितना बन रहा है, 34 ग्राम। भाई 6 ग्राम H2 से आपका 34 ग्राम क्या बन रहा है, 34 ग्राम। ठीक है, ये आपका 34 ग्राम आएगा। इसको देखें आप, नाइट्रोजन कितने हैं इसमें, नाइट्रोजन 2 हैं, तो 2 हैं तो कितना मास हो जाएगा इसका, 28। हाइड्रोजन कितने, 6 से, तो टोटल कितना हो जाएगा, 34 ग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो 34 ग्राम बन रहा है। तो 6 ग्राम H2 से आपका NH3 कितना बन रहा है, 34 ग्राम बन रहा है। तो जो NH3 बनेगा 1 ग्राम H2 से, वो 34/6 ग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो NH3 जो बन रहा है आपका किससे,
NH3 जो बन रहा है आपका किससे, 8 ग्राम H2 से। 8 ग्राम H2 से NH3 कितना बन रहा है वो आपको बताना है, बताना नहीं बताना, तो बताना है आपको। तो 34/6 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.33 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 8 ग्राम H2 से आपके NH3 कितने बन रहे हैं, 45.33 ग्राम। यहां जो है लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो क्या है, H2 है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, H2 है। क्यों H2 है, क्योंकि बेटा आप देखो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन कम है कि नहीं है। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा 6 ग्राम तो बाकी बचा हुआ नाइट्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके बाद बात करेंगे हम रिएक्शन इन सॉल्यूशंस की। बस ये थोड़ा लास्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। क्लियर है। अब देखो रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपने देखा होगा, सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कई सारी रिएक्शंस होती हैं और हमें रिएक्शन नहीं पढ़नी, हमें बस ये बताना है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मास कितना होगा, या सॉल्यूट के लिए मास परसेंट कितना होगा, या सॉल्वेंट के लिए मास परसेंट कितना होगा। ये सारी बातें हम करने वाले, मोलरिटी, मोलिलिटी, ये सब हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो मास परसेंट क्या होता है, जैसे आपको मास परसेंट निकालना है किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको मास परसेंट किस लिए निकालना है, किसके लिए, ये तो आपका सॉल्यूट के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, आपका सॉल्यूट के लिए मास परसेंट हो गया। लेकिन आपको मास परसेंट निकालना है सॉल्वेंट के लिए, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट आ जाएगा। बस सिंपल है कि नहीं है। थक गए होंगे आज तो, है ना, बहुत लंबी क्लास हो गई। कोई बात नहीं, थकना भी जरूरी है, तपना भी जरूरी है, क्योंकि जो तपता है वही आकार लेता है। तो आज की अच्छी बात यही हो जाएगी इस वीडियो की कि आप तपेंगे तो ही आप आकार लेंगे। जैसे लोहा तपता है तो ही तो आकार लेता है, तो तपिए आप भी, है ना थोड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि जाके गैस पे बैठ जाए, गैस जला के उस पर मत बैठ जाना भैया तपने के लिए, है ना। तपने का मतलब ये नहीं है ना। तपने का मतलब है मेहनत करना, तो मेहनत कीजिए, है ना। आगे देखिए, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, कोई भी सब्सटेंस ए है आपके पास, कोई भी सब्सटेंस ए है आपके पास, उसके 2 ग्राम को 18 ग्राम वाटर के साथ क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो कैलकुलेट करना आपको मास परसेंट किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मास परसेंट कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन बनाते हैं अपन, क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते। सो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन बनता है 2 चीजों से, एक आपका सॉल्वेंट, एक आपका सॉल्यूट, एक आपका सॉल्वेंट और एक आपका सॉल्यूट। क्योंकि आप 11th में तो हो सकता है आपको जानकारी थोड़ी कम हो सॉल्यूशन की। जैसे मैं बना रहा हूं किसका, नमक, इंग्लिश में लिख दूं वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन बना रहा हूं। सॉल्ट को तो आप जानते ही हैं NaCl, यानी वाटर में मैं क्या कर रहा हूं, मिक्स सॉल्ट को। बनाते नहीं बनाते नमक वाला पानी घर पे, हैं बनाते हो ना। तो इसके अंदर देखो सॉल्वेंट आपका क्या होगा, वाटर होगा, और सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका, सॉल्ट हो जाएगा। यानी जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो आपका सॉल्यूट होगा। क्योंकि वाटर और NaCl का जब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वाटर ही तो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, ऐसे थोड़ी है कि NaCl को ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में आपका सॉल्वेंट, जो कम है क्वांटिटी में आपका सॉल्यूट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमको किसके लिए निकालना है, सॉल्यूट के लिए निकालना है। अब सॉल्यूट हमारा जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो ये आपका क्या है,
सोल्यूट, और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट, और सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर ये बन रहा है क्या, सॉल्यूशन। तो हमारा फॉर्मूला है मास परसेंट, जिसका भी हमें निकालना है ए का यानी सोल्यूट का, तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो इनटू 100, तो मास ऑफ ए कितना है 2 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करके, यानी 18 + 2 दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 22 ग्राम, ऊपर 2 ऐसे मल्टीप्लाई 100, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 10%, यानी मास परसेंट जो है सोल्यूट के लिए कितना हो जाएगा 10%। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन, अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, ध्यान से देखना, मोल फ्रैक्शन है ना, जाग जाओ नहीं तो भाग जाओ, भागना मत भैया, देखना है। मोल फ्रैक्शन, it is the ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution। मतलब सॉल्यूशन है कोई, सॉल्यूशन के अंदर मैंने ही बता दिया आपको दो चीजें होती हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सोल्यूट के भी मोल्स होंगे, सॉल्वेंट के भी मोल्स होंगे, तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो मोल्स होंगे उनका योग ही किसके बराबर आ जाएगा, उनका एडिशन ही, सम ही किसके बराबर आ जाएगा, सॉल्यूशन के मोल्स के बराबर। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट कौन से आपके, कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट, उसके जो मोल्स हैं उनके रेशो को बता रहा है क्या, मोल फ्रैक्शन, उनके रेशो को बता रहा है क्या, मोल फ्रैक्शन। इफ सब्सटेंस ए डिसॉल्व इन सब्सटेंस बी, सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी में डिसॉल्व होता है, ठीक है, बी में डिसॉल्व हो रहा है यानी बी ज्यादा क्वांटिटी में, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और ए डिसॉल्व हो रहा है तो आपका सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर एन एंड बी, तो ए के मोल्स को Na से और बी के मोल्स को Nb से शो कर रहे हैं। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, तो मोल फ्रैक्शन देखो कैसे बनेगी ए और बी के लिए, अगर हम मोल फ्रैक्शन बना रहे हैं किसके लिए, ए के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए तो Na हो जाएगा, और सॉल्यूशन में आपके जो है ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो दोनों के मोल्स का सम हो जाएगा, तो वो सॉल्यूशन के मोल्स के सम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन के मोल्स के बराबर आ जाएगा। अरे अगर ऐसे हम निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो कि ये है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर आपके ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो उन दोनों के मोल्स का सम सॉल्यूशन के मोल्स के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, अब उसके बाद बात करेंगे किसकी, मोलरिटी की, किसकी, मोलरिटी की। अब देखो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट को, प्रेजेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या बोला जाता है, मोलरिटी बोला जाता है। और इसको शो किससे किया जाता है, कैपिटल एम से किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे फॉर्मूले को, m इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो अगर हमें मोल्स नहीं दिया हुआ है, केवल हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें गिवन मास और मोलिकुलर मास पता है, तो गिवन मास और मोलिकुलर मास से हम पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। देखो मास ऑफ सोल्यूट यानी गिवन मास, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी मोलिकुलर मास सोल्यूट का, और नीचे इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में है ही सही, तो इस तरीके से फॉर्मूला चेंज करके हम निकाल सकते हैं। तो ये आप देखो m आपका मोलरिटी हो गया, और W भी आपका मोल मास ऑफ सोल्यूट, m भी आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इसको आप वेट से रिप्रेजेंट करेंगे मास ऑफ सोल्यूट को, है ना, केमिस्ट्री में वेट और मास सेम होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। क्लियर है, और ये इसका यूनिट है मोल लीटर इनवर्स। आगे बढ़ते हैं, बस
थोड़ी सी बात हो रही, 5-10 मिनट की, खत्म होने वाला है चैप्टर, थोड़ा सा तब तक ध्यान रखना। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन। कैलकुलेट करना है किसको? मोलरिटी को। किसकी? NaOH की। किसमें? सॉल्यूशन में, है ना। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर, जो कि प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, डिसॉल्व करके। किसमें? 4 ग्राम में। किसमें? इसके 4 ग्राम को, किसके? वाटर के, जो सफिशिएंट वाटर है आपका उसमें, यानी NaOH के 4 ग्राम को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, ठीक है, जो आपका सफिशिएंट वाटर है, और क्या बना जाता है? 250 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? इसके अंदर मोलरिटी निकालनी है, किसकी? NaOH की। तो मोलरिटी हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन NaOH, और या इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम आपका कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम आपका कितना दिया हुआ है? 250 ml। अब यहां तो हम लीटर में रखते हैं ना, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.250 लीटर। क्लियर है? अब मास ऑफ NaOH कितना है? 4 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। और मोलर मास NaOH का कैसे निकलेगा? देखो, सोडियम का मास कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना? 1। सबको जोड़ो आप, कितना आ जाएगा आपका? 23 प्लस 16 39 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका? 14 ग्राम, ठीक है। 0.250 लीटर है इसी। इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.4 मोल इनवर्स, जिसको आप करेंगे 0.4 m। m मतलब मोलरिटी। अब देखो, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो मोलरिटी होती है ना सॉल्यूशन की, वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर में इंक्रीज होने के साथ, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर में इंक्रीज होने के साथ। सर कुछ समझ में ही नहीं आया ना समझ में? अभी मैं बताता हूं। देखो, आपने पढ़ा होगा PV इक्वल टू nRT, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ ले। यानी जो आपका वॉल्यूम है और जो आपका टेम्परेचर है, उनके बीच ये रिलेशन है कि वॉल्यूम किसके? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखें तो जो आपकी मोलरिटी है, वो जो आपका वॉल्यूम है उसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो क्या है इसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। सॉरी, M मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। अब देखो, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी तो डिक्रीज हो जाएगी ना। होगी नहीं होगी? तो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो आपकी मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मोलरिटी लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी बच्चों, और ये चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। मोलरिटी क्या होता है? देखो, मोलरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम, अगर मैं बात करूं 1 किलोग्राम की, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपके जो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, आपके जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको क्या कौन शो कर रहा है? मोलरिटी शो कर रहा है। कौन शो कर रहा है बेटा? मोलरिटी शो कर रहा है। ठीक है। अब मोल्स मैंने वहां पे भी बोला था, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होगा।
तो आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे आपने मोलरिटी में चेंज किया था। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है, और ये आपका क्या है, मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, और ये आपका क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्लियर है? और ये मोल किलोग्राम इनवर्स इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, यूनिट हो जाएगी। अब देखो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। ये अपना लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद हमारी क्लास स्टॉप हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ेगा आपको, है ना। द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन, जो डेंसिटी है 3m सॉल्यूशन की ऑफ NaCl के, वो कितनी है, 1.25 ग्राम लीटर इनवर्स। तो कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमें सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, मोलिलिटी निकालनी है। अब देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा उल्टा देखेंगे। मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, दिए हुए हैं यहाँ पे, ये हमें दिया है, ये 3m का मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही तो है। लेकिन अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें ये निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है, किसमें, किलोग्राम में। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए, सॉल्वेंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो ज्यादा क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, तो NaCl का जो सॉल्यूशन है, जो NaCl का वाटर के साथ ही सॉल्यूशन बनेगा, तो इसके अंदर जो वाटर है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है, वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है। तो आपको किसका मास निकालना पड़ेगा, वाटर का मास निकालना पड़ेगा। अब आपको वाटर का मास निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास पूरे सॉल्यूशन का मास होना चाहिए। तो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मास कितना है, तो आप जानते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मास, आपको डेंसिटी दे रखी है इसकी कितनी, 1.25 ग्राम पर लीटर, तो ये तो पर लीटर है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है आपका, डेंसिटी, डेंसिटी मास ऑफ, सॉरी मास इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम है इंटू मल्टीप्लाई डेंसिटी, मल्टीप्लाई डेंसिटी हो जाता है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे 1 लीटर है, 1.25 ग्राम पर लीटर है, यानी 1 लीटर है, लीटर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर में, तो ये 1000 हो जाएगा, इंटू 1.25 आपकी डेंसिटी दी हुई है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा 1 लीटर सॉल्यूशन का। अब देखो ये तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मास है, ये आ गया, लेकिन जब तक हमारे पास NaCl का मास नहीं होगा, जब तक हम NaCl जो इसके अंदर प्रेजेंट है उसके मास को जब तक हम नहीं हटाएंगे इसमें से, तब तक हमारे पास बचे हुए वाटर का मास नहीं आएगा। तो NaCl का मास भी निकालेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब NaCl का हम जानते हैं, NaCl का Na का मास 23, क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, तो ये हमारा कितना हो जाता है, दोनों का सम हो जाता है हमारा 58.5 हो जाता है। लेकिन इसमें 3m सॉल्यूशन जो है प्रेजेंट है इसके NaCl के, तो यहाँ पे NaCl के मोल कितने हमारे 3 मोल हैं, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो NaCl का मास कितना आ जाएगा 175.5 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसमें से हम जो हमारा टोटल जो सॉल्यूशन का जो मास है 1250 ग्राम, इसमें से हम जो हमारा NaCl का जो टोटल मास है 175.5 ग्राम, इसको माइनस करेंगे तो 1074.5 ग्राम हमारा क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा किसका, वाटर का। वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। तो देखो मोलिलिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 3 मोल थे, और मास कितना निकल गया सॉल्वेंट का 1.074,
5 ग्राम, तो हमारा इसके अंदर जो मोलिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2.79 m। क्लियर है बच्चों? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलिलिटी बिकॉज मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा टेम्परेचर का मोलिलिटी पे, वहां पे इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का मोलिलिटी पे, क्योंकि यहाँ पे जो है मास जो है वो डिपेंड नहीं करता किस पर, टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड नहीं करता? टेम्परेचर पर। तो बच्चों